आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। 1920 के दशक का भारत। ये वो समय था जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम कई अलग-अलग लेकिन बेहद दिलचस्प रास्तों पर निकल पड़ा था। इस विश्लेषण में हम इसी दौर की राजनीतिक गहराइयों को समझेंगे। जरा सोचिए, जब कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन एकदम से रुक जाए तो क्या होता है। असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने के बाद ठीक यही हुआ। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, एक वैचारिक शून्य। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी शून्य ने कई नए रास्तों को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आज के एजेंडे में हम इन 5 मुख्य पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, एक ठहरा हुआ आंदोलन। दूसरा, स्वराज्यवादी और परिवर्तन विरोधी। तीसरा, परिषदें और रचनात्मक कार्य। चौथा, समाजवादी झुकाव। और पांचवा, क्रांतिकारियों का पुनरुत्थान। तो चलिए सबसे पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं। एक ठहरा हुआ आंदोलन। हुआ यूं कि असहयोग आंदोलन रुकने के बाद कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब आगे क्या? आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वैचारिक तौर पर 2 हिस्सों में बंटने लगा था। नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई कि क्या अब विधायी परिषदों यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर जाकर लड़ना चाहिए या फिर बाहर रहकर जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। यहीं से आता है हमारा दूसरा भाग, स्वराज्यवादी और परिवर्तन विरोधी। 1922 के गया अधिवेशन में यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। ये आंतरिक बहस 2 बिल्कुल अलग गुटों में बदल गई। एक तरफ थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो स्वराज्यवादी कहलाए। इनका साफ मानना था कि परिषदों के अंदर घुसकर ही औपनिवेशिक सरकार की कमजोरियों को बेनकाब किया जा सकता है। दूसरी तरफ थे C राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल जैसे नो चेंजर्स यानी परिवर्तन विरोधी। इनका तर्क था कि हमें परिषदों से बाहर ही रहना चाहिए और खामोशी से रचनात्मक कार्यों के जरिए भविष्य के लिए जमीन तैयार करनी चाहिए। उन्हें डर था कि संसदीय कामकाज से क्रांतिकारी भावना कमजोर पड़ जाएगी। अब चलते हैं तीसरे खंड पर, परिषदें और रचनात्मक कार्य। आइए देखते हैं कि दोनों गुटों ने अपनी रणनीति को कैसे लागू किया। स्वराजवादियों ने एक बहुत ही आक्रामक रास्ता चुना। उन्होंने विधायी व्यवस्था को ही राजनैतिक प्रतिरोध का अखाड़ा बना दिया। 1923 में जो उनका घोषणा पत्र आया, उसमें साफ तौर पर स्वशासन की मांग की गई थी। उन्होंने सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो काउंसिल्स के अंदर हर काम में लगातार बाधा डालेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस के हमेशा के लिए बढ़ जाने का खतरा था। लेकिन 1923 के दिल्ली समझौते ने बीच का रास्ता निकाल लिया। स्वराज्यवादियों को कांग्रेस के अंदर ही एक विंग के तौर पर चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई। और दिलचस्प बात देखिए, महात्मा गांधी, जो शुरुआत में काउंसिल में जाने के सख्त खिलाफ थे, जब उन्होंने स्वराज्यवादियों की सफलता और उन पर हो रही सरकारी कार्रवाई को देखा तो उन्होंने भी धीरे धीरे सामंजस्य बिठा लिया। स्वराजवादियों ने काउंसिल्स के अंदर जाकर सच में कई बड़ी जीत हासिल की। नागरिक अधिकारों के मुद्दों पर उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार को वोटिंग में हराया। लेकिन ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने, पार्टी के अंदर फूट पड़ने और किसानों के मुद्दों को पर्याप्त समर्थन न दे पाने के कारण उनका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अच्छा, जब स्वराज्यवादी काउंसिल्स में सक्रिय थे, तब नो चेंजर्स क्या कर रहे थे? वे पूरी तरह से समाज सुधार के कामों में जुटे थे। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाना, छुआछूत के खिलाफ लड़ना, बाढ़ राहत कार्य, खादी को लोकप्रिय बनाना और राष्ट्रीय स्कूल खोलना। भले ही ये काम बाहर से उतने आक्रामक न लगें, लेकिन हकीकत में इन्हीं रचनात्मक कार्यों ने समाज के हर तबके को जोड़ा और भविष्य के सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक बेहद मजबूत ढांचा तैयार किया। और अब हमारा चौथा विषय, समाजवादी झुकाव। 1920 के दशक में कुछ बिल्कुल नई ताकतें भी उभर रही थीं। पारंपरिक राजनीति से हटकर इस दशक में सोवियत क्रांति और मार्क्सवादी विचारों का असर भारत में साफ दिखने लगा था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता आंदोलन को एक अधिक रैडिकल या कहें कट्टरपंथी दिशा में ले गए। उनका मानना था कि आज़ादी की लड़ाई अब सिर्फ मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं रह सकती। उस समय की इस नई पूंजीवाद विरोधी भावना को लाला लाजपत राय के इस मशहूर कथन से बेहतर शायद ही कोई समझा सके। उन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। ये दिखा रहा था कि समाजवाद कैसे धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग का अभिन्न हिस्सा बन रहा था। और इसी वैचारिक बदलाव का एक ठोस रूप सामने आया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI के तौर पर। 1920 में ताशकंद में इसका गठन हुआ और फिर 1925 में भारत में इसे औपचारिक रूप से स्थापित किया गया।
इसने राष्ट्रीय क्रांति में सर्वहारा और श्रमिक वर्ग की भूमिका पर बहुत जोर दिया। इस दौर में आम जनता जिस तरह से लामबंद हुई वो सच में बेमिसाल था। 1920 में AITUC के गठन से ट्रेड यूनियन मूवमेंट को बल मिला। फिर 1928 का बारदोली सत्याग्रह जैसे जोरदार किसान आंदोलन हुए और साथ ही सामाजिक समानता की मांग करने वाले कई जाति विरोधी आंदोलन भी उभरे। अब किसान और मजदूर राष्ट्रीय संघर्ष के एकदम केंद्र में आ चुके थे। अंत में पांचवां और बहुत ही अहम खंड, क्रांतिकारियों का पुनरुत्थान। अहिंसक संघर्ष की धीमी गति से बहुत से युवा निराश हो चुके थे। उन्होंने हथियार बंद और क्रांतिकारी तरीकों का रास्ता चुना। 1924 में बनी HRA 1928 आते आते चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA में बदल गई। ये बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि अब क्रांतिकारी कार्रवाई के साथ साथ समाजवाद उनका आधिकारिक लक्ष्य बन गया था। इसके बाद प्रमुख घटनाओं का एक बेहद तेज सिलसिला शुरू हुआ। अगस्त 1925 में काकोरी एक्शन, फिर लाला लाजपत राय की मौत के जवाब में दिसंबर 1928 में लाहौर में जॉन सॉन्डर्स की हत्या, और फिर अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। इन घटनाओं का मकसद सिर्फ हिंसा नहीं था, बल्कि अपनी आवाज को पूरी मजबूती के साथ उठाना था। उत्तर भारत ही नहीं, बंगाल में भी क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पर थीं। सूरज सेन की नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर सीधा धावा बोला गया और एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा कर दी गई। इस पूरी घटना में एक और बहुत प्रेरणादायक बात सामने आई, वो थी सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की बड़ी भागीदारी। प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त जैसी महिलाओं ने एकदम फ्रंट लाइन पर आकर इतिहास रच दिया। तो ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक तरफ राजनीति करने वाले स्वराज्यवादी, दूसरी तरफ सामाजिक काम करने वाले नो चेंजर्स, फिर समाजवादी लहर और साथ में सशस्त्र क्रांतिकारी। ये बिल्कुल अलग और कई बार एक दूसरे के विरोधी लगने वाली ताकतें अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने और अगले बड़े स्वतंत्रता आंदोलन को आकार देने के लिए एक साथ कैसे आईं, ये यकीनन सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।